हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि पॉइंट वाइज रहेगा। इसमें हम लोग बिहार के कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में जानेंगे, संग्रहालय के बारे में जानेंगे, संस्थाओं के बारे में जानेंगे, बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, बिहार की विभूतियों के बारे में जानेंगे। तो इससे रिलेटेड 2 वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ विभूति तक बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बिहार के ज़िले को कवर करेंगे और बिहार के प्रमुख जितने भी निर्माण के चरण हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। और इसे इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से लिया गया है, यानी कि इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से मैं इसे करा रही हूँ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा की गई। नया प्रांत कब स्थापित हुआ? 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 17 में पटना विश्वविद्यालय। 1935 के कानून के अंतर्गत संपन्न चुनाव में कुल 152 में 98 स्थानों पर कांग्रेस सफल रही थी, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल एमजी हेलट से अपेक्षित आश्वासन नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस दल के नेता श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के आमंत्रण पर 1 अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर फैले इस राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86% है। बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है। कैसा है? मंद ढाल वाला है। इसकी औसत ऊंचाई ढाल में 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है। इसकी औसत ऊंचाई ढाल 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 13वां बड़ा राज्य है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर फैला है ये राज्य है। और प्रतिशतता की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का देश के राज्यों में प्रथम स्थान आता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का देश के राज्यों में प्रथम स्थान है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का मान बिहार में 1106 है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की करीब 88.7% आबादी गांवों में निवास करती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 68.8% का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 61.8% है, मतलब बहुत निम्नतम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% है। ठीक है। स्त्रियों की साक्षरता की बात करें तो बिहार में मात्र 51.5% ही है महिला जो साक्षर हैं और राष्ट्रीय स्तर पे 64.6%। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की साक्षरता का प्रतिशत है 28.5% अनुसूचित और 28.2 जनजातियाँ हैं। ये 2001 के डेटा में है, मतलब जनगणना अनुसार। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। 2014-15 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 1680 रुपये थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 41,398 रुपये थी। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का मात्र 40.6% 2014-15 में थी, 40.6%। बिहार का अनाज उत्पादन 2010-11 में 103.52 लाख मीट्रिक टन रहा था। वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 143.21 लाख मीट्रिक टन में है। ठीक है। अनाज उत्पादन 2010-11 में
103.52 लाख मीट्रिक टन में रहा था और 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 143.21 लाख मीट्रिक टन है। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन? गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख हैं। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियों में गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि प्रमुख नदियां हैं। पठारी क्षेत्र से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन कौन है? सोन नदी है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी, ये सारे प्रमुख नदियां हैं जो कि पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग 57.7% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कितना? 57.7%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 19.6% ही बहुफसली क्षेत्र और 6.6% पर वन है। 19.6% है बहुफसली जो फसल वाले होते हैं और वन क्षेत्र आपका 6.6% है। लगभग 49% भूमि सिंचित है, सिंचाई वाली भूमि। बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है। देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है बिहार। देश का लगभग 90% मखाना बिहार में ही होता है। ये राज्य भिंडी सब्जी, अमरूद और लीची के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा राज्य है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से हुई थी। वर्ष 2011-12 में बिहार में जन्म दर 27.7 था, मृत्यु दर 8.4 और शिशु मृत्यु दर 43 थी। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 52.73 मीटर है। अगर फिट की बात करें तो 173 फिट है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। बिहार में विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या 75। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 203 किलोमीटर आवर है। बाकी चीज़ें आप करंट से ज़रूर से अपडेट होइएगा, ये सिर्फ आपको स्पेशल बताई जा रही, बाकी करंट को भी मैं अपलोड करूँगी, उससे आप अपडेट ज़रूर से हों सारे डेटा से। आर्थिक सर्वेक्षण 2007-8 बिहार सरकार के अनुसार बिहार में, ये सर्वेक्षण कौन करता है? बिहार सरकार। जो बिहार का होता है, मतलब कि जो बिहार का सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, वो बिहार सरकार के द्वारा होता है। तो इसके अनुसार बिहार में 262 बड़े और मध्यम दर्ज और 1479 लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं। बड़े 262, मध्यम दर्जे की और 1479 लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2007-8 के अनुसार बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8463 पंचायतें, 810 सिविल पुलिस थाना और 39 रेलवे थाना है। बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। बिहार में 199 शहर है और 45,098 गांव हैं। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी हुई थी और 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था। पटना में विदेश मंत्रालय पहली बार ब्रिक्स देशों की पॉलिसी डायलॉग, ब्रिक्स डायलॉग ऑन फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। ये आयोजन 25-26 जुलाई 2016 को आयोजित किया गया था, जिसमें कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया था। ये बिहार का दूसरा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले बोध गया के महाबोधि मंदिर को भी इस सूची में शामिल किया जा चुका है। वर्तमान सीबीआई निदेशक श्री अनिल सिन्हा बिहार के निवासी हैं। बिहार का सबसे बड़ा मंदिर बिहार के केसरिया चंपारण में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ी योजना कार्यक्रम 7 निश्चय का क्रियान्वयन क्रमबद्ध तरीके से 2016 में शुरू हो गया था।
आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय सूत्र 1 अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। सारी चीज़ें जो है वो करेंट में तो कराई जाएगी, बाकी आपके जो स्टैटिक पोर्शन जो आपके फैक्ट हो गए ना डायरेक्ट पूछे जाने, वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर 2016 को और आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय सूत्र के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से हुई है। हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर 2016 को आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय सूत्र के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से हुई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय के लिए 2015 में के वीरमणि प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पेरियार इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ 5 जून 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। केंद्र सरकार ने बिहार के मोतिहारी, पूर्व चंपारण में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र का शुभारंभ किया। बिहार किंग एयर C-90 का प्रशिक्षण देने वाला पहला राज्य बनेगा। बिहार किंग एयर C-90 का प्रशिक्षण देने वाला पहला राज्य बनेगा। पटना पायरेट्स ने 31 जुलाई 2016 को खेले गए प्रो कबड्डी लीग के सीजन 4 के फाइनल मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर को 8 पॉइंट से हरा करके खिताब जीता है, मतलब 37-29 में। डो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की ये लगातार दूसरी खिताब जीती गई है, तो बाकी ये चीज़ें उतने इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। इससे पहले 2016 में भी खेले गए तीसरे सीजन के प्रो कबड्डी मुकाबले को भी पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को 3 अंकों से हरा करके जीता था। दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा 1917 में प्राप्त हुई थी। इस खोज का शताब्दी समारोह 2016-17 में मनाया गया। 1917 में ही पटना म्यूज़ियम की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटना संग्रहालय के बारे में। तो यहाँ तक हमने जो भी बिहार से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी थे, जितनी भी जनसंख्या रिपोर्ट थी, वन क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र था, ये सारे पॉइंट वाइज हमने कवर किया है, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो सारे वहाँ से आपने कवर हो चुके हैं पॉइंट वाइज। अब आगे हम लोग राज्य के प्रमुख संग्रहालय को कवर करेंगे। बिहार राज्य में जितने भी संग्रहालय हैं उन्हें। पटना संग्रहालय 1917 में स्थापित हुआ था। ये संग्रहालय राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें ऐतिहासिक अवशेष जैसे कि मूर्तियाँ, सिक्के, मृदभांड, अभिलेख, चित्र, सामान्य उपभोग की वस्तुओं आदि के साथ साथ में भूगर्भीय सामग्री और प्राकृतिक संपदा के नमूने सुरक्षित हैं। इनका मुख्य आकर्षण मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति है। यक्षिणी की मूर्ति जो कि दीदारगंज पटना सिटी से प्राप्त हुई थी और जो मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यक्षिणी की मूर्ति। इसके अतिरिक्त पटना, वैशाली, राजगीर, बक्सर, नालंदा, चौसा, मानभूम और अन्य स्थानों से प्राप्त अनेक अवशेष यहाँ पे सुरक्षित है पटना संग्रहालय में। अगला संग्रहालय है चंद्रधारी संग्रहालय। चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ पे है? दरभंगा में है। 1957 में बिहार सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में रत्नी मधुबनी के जमींदार चंद्रधारी सिंह की निजी संग्रहालय की वस्तुएं रखी गई थी। उनके नाम पे ही चंद्रधारी रखा गया है। बाद में इनमें अन्य वस्तुओं की वृद्धि हुई और अभी यहाँ पे सुरक्षित अवशेष 12,000 से अधिक संख्या में हैं। इनमें धातु, लकड़ी, मिट्टी और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं के साथ चित्र, ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपियाँ भी सुरक्षित है। कहाँ पे है ये? दरभंगा में है। अगला संग्रहालय है
गया संग्रहालय जो कि गया में ही है, 1952 में गया के प्रमुख अधिवक्ता बलदेव प्रसाद के द्वारा स्थापित इस संग्रहालय को 1970 में बिहार के नियंत्रण में लिया गया था। इसका मुख्य आकर्षण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के काल की काले पत्थर की बनी मूर्तियां और अन्य वस्तुएं हैं। प्राचीन और मध्यकालीन सिक्के और अनेक पांडुलिपियां भी यहाँ पे सुरक्षित हैं। नवादा संग्रहालय नवादा में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यहाँ के का मुख्य आकर्षण नवादा जिला से प्राप्त पालकालीन मूर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के सिक्कों का संग्रह भी आकर्षक है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय 1979 में स्थापित हुआ था। इस संग्रहालय में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा भेंट की गई लगभग 17,000 सामग्री सुरक्षित हैं, जिसमें मुख्य महत्व सिक्कों का है। ठीक है, ज़्यादातर सिक्के। दरभंगा राज्य से संबद्ध कलात्मक वस्तुएं भी यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह स्मारक संग्रहालय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बक्सर, जमुई, बिहार शरीफ आदि नगरों में भी राज्य सरकार के द्वारा स्थापित या प्रबंधित संग्रहालय बने हुए हैं और कई महत्वपूर्ण संग्रहालय केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन भी काम कर रहे हैं। कौन कौन से इसमें प्रमुख हैं? जैसे कि पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में है, 1917 में स्थापित हुआ था। इस संग्रहालय में नालंदा के स्थान पर उत्खनन में प्राप्त सामग्री के अनेक महत्वपूर्ण नमूने संकलित हैं। अधिकतर सामग्री उत्तरकालीन गुप्त शासकों का और पाल शासकों का है। इसमें बोध गया का पुरातात्विक संग्रहालय 1956 में इसका स्थापना हुआ था। ये संग्रहालय बोध गया से प्राप्त मूर्तियां, ऐतिहासिक अवशेषों और अन्य पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय जो है इसका स्थापना हुआ था 1945 में और ये वैशाली संघ के द्वारा स्थापित संग्रहालय में ये वैशाली संघ के द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें मौर्यकालीन से पालकालीन अवशेष सुरक्षित हैं। वैशाली वाला जो पुरातात्विक संग्रहालय है। अगला केंद्र है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। ये बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय है जिसका स्थापना हुआ था 1981 में। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और यंत्रों को न केवल सुरक्षित ही रखा गया है बल्कि इनकी कार्यविधि का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया है। कुछ निजी संग्रहालय भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जालान संग्रहालय जो कि पटना सिटी में है। दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान के द्वारा संगठित निजी संग्रहालय है ये, जिसमें कि लगभग 10,000 कलाकृतियाँ और ऐतिहासिक अवशेष सुरक्षित हैं। इसे 1954 में औपचारिक ढंग से संगठित किया गया है। गांधी संग्रहालय पटना में है। 1967 में इसकी स्थापना गांधी स्मारक निधि के द्वारा की गई थी। गांधी जी के जीवन में मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्र यहाँ का विशेष आकर्षण है। अगला संग्रहालय है राजेंद्र स्मारक संग्रहालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबद्ध महत्वपूर्ण वस्तुओं का ये संग्रहालय है। उनकी मृत्यु के बाद 1963 में ये पटना में स्थापित हुआ। तो ये सारे संग्रहालय थे। संग्रहालय हमने जान लिया। बिहार के कुछ स्मरणीय तथ्य यानी जो स्पोर्ट्स से रह चुके हैं, जो खिलाड़ी रह चुके हैं, बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। आगे अब हम लोग कवर करने वाले हैं यानी हम जानने वाले हैं बिहार में कौन कौन सी संस्थाएं हैं और क्या प्रमुख बातें हैं उनकी। प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में है। ये राज्य सरकार के द्वारा 25 नवंबर 1955 को स्थापित हुआ था। इस संस्थान का उद्देश्य प्राकृत भाषाओं एवं साहित्य, जैन धर्म और उसकी समस्त शाखाओं, जैन दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि के सर्वांगपूर्ण अध्ययन एवं शोध कार्य को प्रोत्साहन देना है इस संस्थान का उद्देश्य। अगला है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो कि दरभंगा में है। 1951 में स्थापित हुआ था। ये संस्थान संस्कृत भाषा और साहित्य की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य लेकर के चली है। बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध इस संस्था में प्राच्य विद्या संबंधी अनुबंध, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण और प्रकाशन के कार्य जो है ये हो रही हैं।
ठीक है। बिहार विश्वविद्यालय से संबद्ध इस संस्था में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ में प्राच्य विद्या संबंधी अनुसंधान, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण और प्रकाशन के कार्य हो रहे हैं। नेक्स्ट है अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है। ये अरबी और फ़ारसी के स्नातकोत्तर मतलब कि यहाँ से स्नातक के अध्ययन के लिए और अनुसंधान के लिए सरकार के द्वारा 1955-56 से चलाया जा रहा ये जो संस्थान है, ये छात्रों को अरबी और फ़ारसी की उच्च शिक्षा और शिक्षा के बाद फाजिल की उपाधि प्रदान करता है। अगला है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकासार्थ 1950 में स्थापित इस परिषद के शोध कार्य और प्रकाशन से संबंध विभाग है। प्रकाशन विभाग, लोक भाषा अनुसंधान विभाग, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास विभाग, विद्यापति विभाग, अनुसंधान पुस्तकालय एवं शब्दकोश विभाग, ये सारे इस परिषद के शोध कार्य और प्रकाशन से संबद्ध विभाग है। भारतीय शब्दकोश और परिषद पत्रिका यहाँ के प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं। बिहार रिसर्च सोसाइटी कहाँ पे है? पटना में है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से 1915 में स्थापित हुआ था। इस शोध संस्था का उद्देश्य है इतिहास, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, मानव विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संबंध में ये अनुसंधान है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा तिब्बत से लाई गई अनेक दुर्लभ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रहण पुस्तकालय का गौरव है। आगे बढ़ते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है। ये डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की स्मृति में सरकार के द्वारा भारतीय इतिहास और संस्कृत संबंधी अनुसंधान के लिए 1950 में स्थापित किया गया था। उक्त संस्था 3 प्रकार के कार्य कर रही है। कौन कौन से कार्य कर रही है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा तिब्बत से लाए गए संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती लिपि से नागरी लिपि में रूपांतरण, पुरातत्व संबंधी कार्य और भारतीय इतिहास पर शोध, ये सारे कार्य कर रही है। 3 खंडों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बिहार का वृहत इतिहास भी यहाँ से प्रकाशित हुआ है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में है। 1919 में संस्थापित इस संस्थान के विशाल भवन में पुस्तकालय, वाचनालय और अनुशीलन विभाग है। सम्मेलन के तत्वावधान में बालिकाओं को संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा देने वाला एक कला केंद्र भी चल रहा है। अभिनय कला के उन्नयनार्थ एक नाट्य परिषद भी स्थापित की गई है। साहित्य नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका यहाँ का उल्लेखनीय प्रकाशन है। यहाँ पे मई 1956 में स्थापित बद्रीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय फ्रेंच, जर्मनी, रूसी, तेलुगु और अहिंदी भाषा भाषियों के लिए हिंदी की शिक्षा प्रदान करता है। कहाँ पे? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ सर्वभाषा महाविद्यालय में। बिहार उर्दू अकादमी, इसकी पत्रिका जवानों अदब शीर्षक से प्रकाशित होती है। 1975 में स्थापित बिहार राज्य में उर्दू भाषा की प्रगति के लिए ये संस्था कार्यरत रही है। इसके द्वारा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन होता रहा है। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ 1936 में स्थापित इस संघ से लगभग 3000 ग्रामीण पुस्तकालय संबद्ध है। प्रखंड मंडलों और अनुमंडलों में इसकी शाखाएं खुली हैं। संघ के तत्वावधान में प्रत्येक जिले में पुस्तकालय अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है। मैथिली साहित्य परिषद, मैथिली साहित्य परिषद उपर्युक्त परिषद ने जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, अनेक प्राचीन और नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन किया गया है। अंग भाषा परिषद ये प्राचीन अंग जनपद यानी कि वर्तमान भागलपुर कश्मीरी की भाषा अंगिका का शोधार्थ पटना में इस परिषद की स्थापना हुई है। इस भाषा में हाल ही में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वैशाली संघ 1945 में स्थापित वैशाली संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना, वैशाली निवासियों में नवीन सांस्कृतिक तथा सामाजिक चेतना को जागृत करना। इस दिशा में यहाँ पे खुदाई, संग्रहालय स्थापना हुई, ऐतिहासिक अनुसंधान और ग्रामोत्थान इत्यादि कार्य हो रहा है। रामकृष्ण मिशन
स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में स्थापित हुई थी रामकृष्ण मिशन। ये बिहार में लगभग 17 स्थानों में इसका केंद्र है, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा का प्रबंध और स्कूल, दातव्य, औषधालय और पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं। कला भवन पूर्णिया में है। 1955 में संस्थापित कला भवन एक सांस्कृतिक संस्था है। इसका उद्देश्य है ललित तथा उपयोगी कलाओं का विकास, प्रचार एवं प्रसार करना, ललित तथा उपयोगी कलाओं की समुचित शिक्षा का प्रबंधन करना, कला के प्रति प्रदर्शन और अन्य संसाधनों के द्वारा जनता में अभिरुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना, कलाकारों को समय समय पर सम्मान एवं पुरस्कार देना और कलापूर्ण और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संग्रह है। कला भवन जो कि पूर्णिया में है। तो ये सारे बिहार की प्रमुख संस्थाएं थी जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर, स्थापना इसकी कब हुई थी, वो सारी चीज़ हम जानेंगे इसमें, एक चार्ट के ज़रिए है। पटना विश्वविद्यालय का मुख्यालय है पटना में, स्थापना हुई थी पटना विश्वविद्यालय की 1917 में। बिहार विश्वविद्यालय जो कि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अब जो है इनका नाम हो गया है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर में। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। भागलपुर विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है भागलपुर में, इसका नाम है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है दरभंगा में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मगध विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है बोधगया में, स्थापना 1962 में हुआ था। मिथिला विश्वविद्यालय यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1972 में मिथिला विश्वविद्यालय के नाम से, जिसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी और मुख्यालय पूसा में है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय शिविर कार्यालय है पटना में और इसका स्थापना हुआ था 1988 में, 1988 में, और नालंदा में इसका हेडक्वार्टर है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का मुख्यालय छपरा में है, 1990 में स्थापना हुई थी। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का मुख्यालय है मधेपुरा में, 1991 में स्थापना हुआ था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का मुख्यालय आरा में है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जो कि इसका जो शिविर कार्यालय है और इसका ये हेडक्वार्टर है पटना में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और कुछ विशेष बातें इस विश्वविद्यालय के संबंध में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की उद्घोषणा हुई थी 1983 में, मगर इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था 1988 में ही संभव हुआ। बिहार में नए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2008 में स्थापना हुई। वर्तमान में सीमित पाठ्यक्रमों के साथ कार्यरत राज्य सरकार द्वारा अभी तक इससे आवश्यक भूमि नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किशनगंज शाखा 2018 में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा विस्तार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखाएं इन राज्यों में खुलनी थी। कहाँ पे? केरल में, पश्चिम बंगाल, बिहार में। 2010 से पश्चिम बंगाल और केरल में शाखा कार्यरत है, लेकिन बिहार में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण यहाँ पे पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो सकी इस विश्वविद्यालय का। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2006 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापना केंद्रीय नीति के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा की गई थी ताकि राज्य में विधि शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अन्य राज्यों की तर्ज पर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग शिक्षा, विधि, प्रबंधन आदि
सभी रोजगार उन्मुखी शिक्षा को एक विश्वविद्यालय के अधीनस्थ लाया जा सके। लेकिन अपनी स्थापना का 5 वर्ष पूरा करने के बावजूद ये भी विश्वविद्यालय कार्यशील नहीं हो पाया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का अधिनियम 2010 में पारित हुआ था। इस विश्वविद्यालय को जापान सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर अमर्त्य सेन इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से। इस विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT की स्थापना भी बिहार में ही हुआ था। तो ये सारे बिहार के विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बिहार की विभूतियों के बारे में जानेंगे। बिहार के सबसे ज़्यादा इतिहास पूछा जाता है और बस इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें अब आप जानेंगे, जो कि जहाँ से 1-2 फैक्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। महावीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महान धर्म और समाज सुधारक, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुंडग्राम के समीप महावीर का जन्म हुआ था और पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग किया था। इनके 5 मुख्य उपदेश हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद आते हैं महात्मा बुद्ध, बाद नहीं कह सकते हैं। महावीर के समकालीन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था और बिहार में अत्यधिक सक्रिय रहे थे। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। मगध के प्रसिद्ध शासक बिंबिसार ने उनसे दीक्षा ली थी। बिंबिसार ने किनसे दीक्षा ली थी? महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली थी। तो बिंबिसार के बारे में बात ही कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिंबिसार, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ ही आरंभ हुआ था। अंग राज्य की विजय बिंबिसार ने किया था। अजातशत्रु, वज्जीगढ़ राज्य का विजेता अजातशत्रु था। पाटलिपुत्र का निर्माता है अजातशत्रु। मगध के महान साम्राज्यवादी शासकों में अत्यंत श्रेष्ठ शासक था अजातशत्रु। महापद्मनंद, मगध साम्राज्य के विस्तार को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाला था महापद्मनंद। प्रथम उत्तर भारतीय साम्राज्य का निर्माता कौन था? महापद्मनंद था। चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश का संहारक थे और मतलब कि नंदवंश के बाद इन्होंने मौर्य काल की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक इसलिए इन्हें कहा जाता है और भारत के सीमांत क्षेत्र के यूनानियों के प्रभाव का विनाश करने वाला ये शासक था। भारत का इसे मुक्तिदाता भी कहलाते हैं, जिसने कि विशाल साम्राज्य के साथ एक उत्तम प्रशासन तंत्र का भी निर्माण किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो अशोक से पूछे जाते हैं। शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का महानतम शासक, जिसने कि शांति, सद्भाव, जन कल्याण, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में अपने योगदान के कारण अद्वितीय ख्याति अर्जित की, वो था अशोक। उसके अभिलेख उसकी इन महान उपलब्धियों की गाथा आज भी दोहराते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी विख्यात ये महान कूटनीतिक चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक था। उनकी सुविख्यात रचना अर्थशास्त्र अभी भी राजनीतिक और शासन व्यवस्था संबंधी एक मानक रचना समझी जाती है। पाणिनि मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता, जो मनेर के निवासी माने जाते हैं। वैसे तो कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान बिहार को नहीं मानते हैं, पाणिनि के। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कि पाटलिपुत्र को राजधानी बना करके इस नगर के गौरव का जीर्णोद्धार किया था। समुद्रगुप्त, महान विजेता, जिसने कि भारतव्यापी साम्राज्य की पुनर्स्थापना की थी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है समुद्रगुप्त को। आर्यभट्ट, पटना प्राचीन कुसुमपुर निवासी था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। ये महान गणितज्ञ होने के साथ साथ महान खगोलविद भी थे आर्यभट्ट। इन्होंने आर्यभट्टीय या आर्य सिद्धांत तथा तंत्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। अब चलते हैं थोड़े पूर्व मध्यकाल की तरफ। शांतरक्षित
पाल शासकों के काल में 8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार का आचार्य और बौद्ध विद्वान जिसने कि तिब्बत जाकर के वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो था शांत रक्षित अतीश दीपांकर श्रीज्ञान। विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य जिन्हें कि 11वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहाँ पे भेजा गया था। अतीश दीपांकर श्रीज्ञान। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप के प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान रहा है। धीमन एवं विट्ठलपाल। पालकालीन सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जो कि नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण और चित्रकला के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। मंडन मिश्र। मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक जिसने कि मीमांसा और वेदांत प्रदर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया है। मंडन मिश्र। शंकराचार्य के साथ उसके शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है। पूर्व मध्यकाल के बाद आते हैं मध्यकाल में, जिसमें कि मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के बारे में बात करेंगे। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्हें कि बिहार में सूफी आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था। सूफी मत की व्याख्या में इनके पत्रों का संकलन मकतूबाते सदी अग्रणी स्थान रखता है। मकतूबाते सदी। मोहम्मद शाह नुहानी। लोधी शासकों के काल में बिहार का महत्वपूर्ण अफगान सामंत जिसने कि पानीपत की लड़ाई के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का निर्माण किया है वो है मोहम्मद शाह नुहानी। उसी के संरक्षण में शेरशाह का उत्कर्ष बिहार में हुआ था। तो शेरशाह की बात हो रही है तो आगे कुछ इनके बारे में जान भी लेते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक था शेरशाह जिसका राजनीतिक उत्कर्ष बिहार में सासाराम में के क्षेत्र में आरंभ हुआ था। इसी क्षेत्र में उसने अपने प्रशासनिक सुधारों विशेष करके लगान संबंधी सुधारों का प्रयोग किया था। कला के प्रति उसकी उत्कृष्ट देन सहसराम स्थित मकबरा है। उसने जन कल्याण के वृहद उपाय किए, संचार और यातायात का व्यापक विकास किया। उसने संबद्ध जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां सरवानी की रचना तारीख़ शेरशाही है। मोहसिन फ़ानी जहांगीर का समकालीन इतिहासकार था जिसने कि पटना में अपनी प्रसिद्ध रचना दबिस्तानी मजाहिब लिखी थी। मोहसिन फ़ानी। इसमें विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक वर्णन है। इसी में पहली बार अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा दी गई है। दाऊद खां करारानी। बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक जिसे कि 1576 में पराजित करके अकबर ने बिहार को अंततः मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था वो है दाऊद खां करानी। इसी से विद्यापति। श्रृंगार रस के प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि जिनका जन्म दरभंगा जिले के विसफी ग्राम में संवत 202 में हुआ था वो है विद्यापति। मैथिली भाषा में उनकी पदावली विख्यात है। उनकी संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर और गंगा काव्याली प्रमुख है। गुलाम हुसैन तबातबाई। पटना निवासी 18वीं शताब्दी का विख्यात इतिहासकार जिसकी रचना सिउरुल मुताखेरीन ब्रिटिश सत्ता के बिहार और बंगाल में प्रसार और उससे उत्पन्न हानिकारक प्रभावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। गुरु गोविंद सिंह जी पटना सिटी में जन्म लेने वाले सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे जिन्होंने कि सिख संप्रदाय को मुगल शासकों से संघर्ष के लिए संगठित किया और उनके धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाए थे गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए मध्यकालीन के बाद आते हैं आधुनिक काल में। विलायत अली बिहार के वहाबी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता थे विलायत अली जिन्होंने 1826 में पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी आंदोलन को संगठित किया था। 1836 के बाद सिताना के वहाबी राज्य के प्रधान रहे थे। इनायत अली विलायत अली के अनुज थे ये जिन्होंने कि 1852 से 1858 के बीच पश्चिमोत्तर सीमांत में वहाबी राज्य के प्रधान का पद ग्रहण किया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वृहत विरोध का संगठन किया यानी वृहत विरोध को संगठित किया। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे पीर अली जिन्होंने ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व ग्रहण किया और अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। ये पराजित हुए थे और इन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था पीर अली को। कुंवर सिंह
1857 के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार जिनके नेतृत्व में ये विप्लव संगठित हुआ था, 1 साल से अधिक समय तक बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों की सत्ता को प्रभावहीन बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के बाद इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हो गई थी। अमर सिंह ये कुंवर सिंह के अनुज थे, जिन्होंने लगभग 1 वर्ष तक कैमूर पहाड़ियों के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध सफलता से लड़ा और कुंवर सिंह के निधन के बाद भी आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना किया, जिसका प्रधान हरिकिशन सिंह का बनाया गया था। स्थापना की थी इन्होंने अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की, जिसका प्रधान हरिकिशन सिंह को बनाया गया था। नवंबर 1858 में उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। कारावास में ही बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। शेख भिखारी 1857 के विप्लव के शहीदों में एक शेख भिखारी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। इनकी याद में एक स्मारक की उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आई थिंक मिस है थोड़ा सा। पूरा नाम क्या है वो मैं मेंशन कर दूंगी नीचे। मौलाना मजहरुल हक बिहार के मुसलमान राष्ट्रवादी नेताओं में अग्रणी थे। मौलाना मजहरुल हक खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। सदाकत आश्रम की पटना में इन्होंने स्थापना की थी। 1920 में बिहार विद्यापीठ के ये संस्थापक कुलाधिपति रहे थे। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मदरलैंड राष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक रहा। गांधी जी इन्हें देशभूषण कहते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे। 1916 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही थी। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और 1950 में संविधान लागू होने के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। सर सुल्तान अहमद सुप्रसिद्ध विद्याशास्त्री, जिन्हें पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति होने का श्रेय प्राप्त रहा था। 1937 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रहे थे। विधि शास्त्री 1941 में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। राष्ट्रसंघ में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भी वे सक्रिय रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विख्यात बुद्धिजीवी, जिनकी पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही थी। 1947 में भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अस्थायी सदस्य नियुक्त हुए थे ये अध्यक्ष। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पद ग्रहण कर लिया था। हसन इमाम वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता। 1912 में ये कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज नियुक्त हुए थे हसन इमाम। 1921 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष हुए। उसी वर्ष राष्ट्रसंघ की सभा में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य बने। होम रूल आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। बिहार के पृथक्करण में इनकी देन महत्वपूर्ण थी। शिक्षा और पत्रकारिता के बिहार में विकास में भी इनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। अली इमाम हसन इमाम के ज्येष्ठ भ्राता थे अली इमाम और राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सदस्य। 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष बने अली इमाम। अब्दुल बारी खिलाफत आंदोलन के समय से राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब्दुल बारी इनकी मुख्य देन बिहार में श्रमिकों के आंदोलन को संगठित करना रही थी इनकी मुख्य देन। 1931 में बिहार समाजवादी दल के संस्थापकों में एक ये भी थे अब्दुल बारी। 1936 में इन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन का गठन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के ये प्रबल समर्थक थे और मुसलमानों को कांग्रेस के नेतृत्व में गोल बंद कराने में ये सक्रिय रहे थे। 1946 में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच इन्होंने गांधी जी के साथ में मिलकर के काम किया था। 1947 में इनकी हत्या कर दी गई थी अब्दुल बारी की 28 मार्च को। राजकुमार शुक्ल
चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे ये राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को 1917 में चंपारण लाया था। इन्होंने ही और किसान के प्रति नील कोठियों के मालिकों को अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया था। नील कोठियों के मालिकों से जो अत्याचार पीड़ित हुए थे, मतलब इन मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित किया था गांधी जी का इन्होंने ही। इनके गांव मुरली भरवा की यात्रा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के क्रम में किया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर रहे थे ये प्रसन्न सिन्हा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री रहे। कौन? यूनुस, जो कि 1937 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार में नमक सत्याग्रह में इनकी अग्रणी भूमिका रही। 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के ये अध्यक्ष रहे और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। दीप नारायण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। दीप नारायण सिंह। ब्रज किशोर प्रसाद बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ब्रज किशोर प्रसाद, जिन्होंने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रस्ताव द्वारा ध्यान केंद्रित कराया था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह असहयोग आंदोलन के बिहार में प्रमुख नेताओं में एक, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक मंत्री और प्रशासक के रूप में विख्यात हुए, वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। चुनचुन पांडे बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख नेता थे ये, जिन्होंने 1905 से 17 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जगजीवन राम, सभी जानते होंगे इन्हें, सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे ये। 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी तक के अधीन मंत्रिमंडलों में विभिन्न विभागों के प्रधान रहे थे। जगजीवन राम के रूप में ये काम किए और 1977 में मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी बने। डॉक्टर सैयद महमूद होम रूल लीग और खिलाफत आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे हैं ये, जिन्होंने शिक्षा के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब्दुल कय्यूम अंसारी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के समय से सक्रिय बिहार में मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के ये प्रमुख नेता हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे। किस आंदोलन से? सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे और सत्ता की राजनीति से अलग थलग रहे। 1975 में देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कर्पूरी ठाकुर भारतीय समाजवादी आंदोलन के अग्रिम नेता कर्पूरी ठाकुर, इनकी सादगी और राजनीतिक सूझबूझ के लिए इन्हें जाना जाता है। 1978 में ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे। राज्य में पिछड़ी जातियों की सेवाओं में हिस्सेदारी इन्हीं की देन है। बीपी मंडल पिछड़ी जाति आयोग के प्रमुख नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्होंने सामाजिक न्याय में के विचारों के लिए इन्हें जाना जाता है। बीपी मंडल को अपने सामाजिक न्याय के विचारों के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहटा पटना के प्रसिद्ध किसान नेता, जिन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार किसान सभा का स्थापना भी किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। एल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना का परम वीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक,
जिसने कि 1975 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर किए, वो है एल्बर्ट एक्का। राहुल सांकृत्यायन, विख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा वाले बुद्धिजीवी जिन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और बहुमूल्य ऐतिहासिक स्रोतों की खोज एवं संकलन का काम किया है, वो है राहुल सांकृत्यायन। खान बहादुर खुदाबख्श खां, पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता जिनके द्वारा स्थापित खुदाबख्श लाइब्रेरी 1891 में बंगाल की तत्कालीन सरकार द्वारा अपनी देख-रेख में ली गई है। 1969 में भारत की संसद ने राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की। राधाकृष्ण जलान, कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेषों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता जिनकी व्यक्तिगत संग्रह पर आधारित जलायन संग्रहालय पटना सिटी में स्थापित है। सैयद हसन अस्करी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और विशेष करके सूफी मत के विख्यात विद्वान शोधकर्ता एवं अध्यापक जिन्होंने बिहार में इतिहासकारों की नई पीढ़ियों को प्रभावित किया, वो हैं अस्करी। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सहित अन्य सम्मान प्रदान किए गए हैं। अगले हैं कालीकिंकर दत्त। कालीकिंकर दत्त प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षा शास्त्री, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम की रचयिता रहे हैं ये, जो कि पटना एवं मगध विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे हैं। कालीकिंकर दत्त। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, ये सुप्रसिद्ध पूर्व शास्त्री हैं जिन्होंने ये प्रथम बिहारी हैं अजीमुद्दीन अहमद जिन्होंने लाइप्जिग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट प्राप्त की है जर्मनी में। ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जर्मनी में है। डॉक्टरेट प्राप्त किया है इन्होंने। इनकी शोध रचना शम्सुल उलूम लंदन की गिब्स मेमोरियल सीरीज में प्रकाशित हुई है। इस सम्मान को पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे, अजीमुद्दीन अहमद। इन्हें उर्दू कविता में सोनेट शैली के प्रथम प्रयोग का भी श्रेय जाता है। सोनेट शैली के प्रथम प्रयोग का श्रेय भी जाता है डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद को। ये कविता उर्दू भाषा में है। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान और अंग्रेजी के अध्यापक जिन्होंने उर्दू में आलोचना की नई शैली का विकास किया है, वो है कलीमुद्दीन अहमद। बिहार सरकार में 2 दशकों तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन रहे हैं ये। पद्मश्री सहित अनेक सम्मानों से पुरस्कृत हुए हैं ये। काजी अब्दुल बदूद उर्दू भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने उर्दू साहित्य में वैज्ञानिक शोध प्रबंध को प्रचलित किया है। शाह अजीमाबादी उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को लोकप्रिय बनाने में निर्णायक योगदान दिया। उर्दू भाषा में बिहार पर पहली ऐतिहासिक रचना नक्शे पायदार इन्होंने ही लिखा था, शाह अजीमाबादी ने। कलीम आज़ीज़ वर्तमान काल में बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू कवि हैं, जो कि इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी को गद्य पद में एक समान दक्षता प्राप्त रही है। उनकी नवीन चेतना और ओज से भरी अधिकांश कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना और कुछ कविताओं में विश्व प्रेम की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती है। दिनकर जी की आचार्य नलिन विलोचन शर्मा। नलिन जी हिंदी के मौलिक सृजनात्मक साहित्यकार, नई दृष्टि के समीक्षक, प्रयोगधर्मी कवि, मनोवैज्ञानिक, कहानीकार, अध्यापक, निबंधकारक, अनुवादवादक, संपादक और चित्रकार थे। केदारनाथ मिश्र प्रभात भोजपुरी भाषा के महाकवि पंडित केदारनाथ मिश्र प्रभात छायावादी और राष्ट्रवादी चेतना के समन्वयवादी हैं। इनकी रचना में दोनों प्रकार के स्वर मुखरित होते हैं, छायावादी और राष्ट्रवादी दोनों ही प्रकार के। नागार्जुन श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन, जिनका पूरा नाम था श्री वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म हुआ था 1919 में दरभंगा जिला के सतलखा ग्राम में। आरंभ से ही उनका जीवन संघर्षमय रहा है। इसी कारण उनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव और संघर्षों की कहानी प्रतिबिंबित होती है। इनकी गिनती अग्रण्य आंचरित उपन्यासकारों से भी की जाती है। फरीश्वर नाथ रेणु
हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को ही जाता है। इसमें अनेक आंचलिक चित्रण की क्षमता चरम सीमा पर है। पंडित सियाराम तिवारी, इनकी गणना ध्रुपद, धुमार, ख्याल, ठुमरी, भजन, कजरी, चैती आदि के विद्याओं के महान गायकों में होती है। उन्होंने प्रमुख नगरों में शास्त्रीय संगीत कला की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन करके भारतीय संगीत का मान बढ़ाया है। बिहारी ठाकुर, राय बहादुर बिहारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, विसंगतियों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इस पर निर्मित फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह, इन्हें बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 1931 में इन्होंने हिंदी में पुनर्मिलन नामक फिल्म का भी निर्माण किया था, जिसे बिहार की पहली फिल्म का ऐतिहासिक श्रेय मिलता है। विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, 1960 से 62 के दौरान गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावे की रचना करके इन्होंने बिहार में व्यावसायिक फिल्म निर्माण की शुरुआत कर दी है। विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने, इन्हीं से जुड़े लोगों ने बाद में लागी नाही छूटे रामा का निर्माण किया था। अल-मुज़म्मिल मज़हरी, स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू के प्रमुख शायर एवं राज्य के प्रमुख शिक्षाविद थे। ये चित्रगुप्त, बम्बई के फिल्म दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले संगीतकार, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ावे फिल्म में इन्होंने ही संगीत दिया था। चित्रगुप्त ने हिंदी फिल्मों से जुड़े रहने के बावजूद इन्होंने भोजपुरी फिल्मों से भी अपना रिश्ता कायम रखा था। रामेश्वर सिंह कश्यप, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में लोहा सिंह के नाम से ये मशहूर हैं। श्री कश्यप रेडियो से प्रसारित लोहा सिंह शीर्षक के नाटक से काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। बाद में इसी शीर्षक से इन्होंने एक फिल्म भी बनाई। श्याम सागर, कल हमारा है, बलमा नादान, बसुरिया बाजे, गंगा तीरे जैसी फिल्मों के लोकप्रिय संगीत दे करके दूसरे चित्रगुप्त कहलाए श्याम सागर। इसी बीच अचानक कैंसर से इनका निधन हो गया था। लक्ष्मण शाहाबादी, ये भोजपुरी फिल्मों के एक अन्य स्तंभ थे। पेशे से इंजीनियर एवं शौक से संगीतकार थे। श्री शाहाबादी ने दुल्हा गंगा पार के फिल्म में लोकप्रिय संगीत दिया था। इन्हें फिल्म लेखन में भी महारत हासिल थी। प्रकाश झा, 1984 में हिप हिप हुर्रे बना करके प्रकाश झा काफ़ी मशहूर हुए थे। 1985 में इन्होंने दामुल नामक फिल्म बनाई थी, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई वृत्तचित्र भी बनाए हैं। गिरीश रंजन, फिल्मी दुनिया में निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध गिरीश रंजन ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ सहायक निर्देशक की हैसियत से जीवन शुरू किया। 1981 में सफल फिल्म कल हमारा है बनाई। श्री रंजन ने कई अन्य फिल्मों का भी निर्देशन किया। तिवारी, हिंदी चलचित्रों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अग्रणी योगदान दिया है, वो हैं तिवारी। आचार्य नंदलाल बसु, सुविख्यात चित्रकार एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे आचार्य नंदलाल बसु। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति सती है। अपने मौलिक और विशिष्ट शैली के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। दामोदर प्रसाद अम्स्ट, बिहार के गिने चुने शिल्पकारों में ये थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। श्री अम्स्ट, ये प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अम्स्ट पता नहीं, पटना के प्रसिद्ध शहीद स्मारक एवं बिहार कला महाविद्यालय के निर्माण से जुड़े हुए थे ये। इन्हें मूर्ति कला और चित्र दोनों में ही दक्षता प्राप्त थी। श्री विश्वेश्वरैया की मूर्ति तराशने में इन्हें विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई। इन्होंने केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। मोइनुल हक, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं खेल प्रेमी थे मोइनुल हक, जिन्होंने 1928 से 56 तक भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रहे थे। ये प्रथम एशियाई खेलों के आयोजक में भी ये रह चुके थे। 1937 से 50 तक अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं मोइनुल हक। 1948 के ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के प्रधान रहे हैं। इन्हीं के नाम पर पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण हुआ था। एक लंबी अवधि तक वे बिहार नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। तो आज
आज के सेशन में बस इतना ही। और जैसे कि मैंने कहा कि परिशिष्ट ये पहला वीडियो था, आगे भी 2 वीडियो आएगा जो कि बिहार के ज़िले और निर्माण चरण के बारे में हम लोग कुछ कवर करेंगे। और बाकी जितने भी इसमें टॉपिक बच गए हैं इम्तियाज़ अली की, इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से, वो सारे मैं बैक टू बैक कवर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।